नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और मैं हूं शाहीन परवीन। आज हम बात करेंगे जो बजट पेश हुआ है उसके सार की। आखिर इस बजट में क्या कहा गया है। लेकिन इससे पहले जो हम आपको लिए चलते हैं उन लोगों के पास जिनके लिए यह बजट पेश किया गया है, आखिर क्या है उनकी राय, बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सलेम और आप देख रहे हैं IBN भारत आजमगढ़ से। साल में एक दिन ऐसा आता है जो आम जनता की निगाहें एक बार संसद भवन पर टिक जाती हैं। आज बजट पेश हुआ है। आइए जनता से जानते हैं कि क्या है उनके लिए खास और क्या है नुकसान। मेरे सामने इस समय मौजूद हैं गाड़ी एजेंसी के मालिक SK सत्यन जी। आइए इनसे बजट के बारे में पूछते हैं कि क्या है इनके लिए खास और क्या है नुकसान। जी सत्यन जी, ये बताइए कि आज जो बजट पास हुआ है तो आप लोगों के लिए क्या है खास और क्या है नुकसान। इसमें देखिए, एक तो लोहा का रेट कम करने के लिए बोला गया है सरकार की तरफ से। अगर लोहे का रेट कम हो रहा तो निसंदेह थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, रेट कुछ सस्ता होने की उम्मीद है। और दूसरी तरफ जो है, अभी पूरी तरह सरकार जो बजट नहीं पेश की जिससे आम उपभोक्ताओं को फायदा मिले, और महंगाई लग रहा है कि वैसे ही रहेगी। और जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स में रेट बढ़ा दिया गया है। पार्ट्स में रेट बढ़ाने की वजह से भी एक प्रभाव पड़ेगा कि रेट बढ़ेंगे। एक तरफ लोहा का रेट कम होगा तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, दूसरी तरफ पार्ट्स के रेट बढ़ने से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि रेट बढ़ ही जाएंगे। तो ये कस्टमर का नुकसान है। कोरोना काल को भी बताया गया है कि कोरोना काल में भी काफ़ी नुकसान हुआ, उसको वजह से ये बजट कुछ आप लोगों के खिलाफ है, तो उसमें क्या कहेंगे। देखिए, कोरोना काल आने के बाद से प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि महंगाई न आने पाए। और दूसरी तरफ लोकल लेवल पे देखेंगे, यहाँ के विकास कार्य रुके पड़े हैं। आजमगढ़ में जैसे विश्वविद्यालय नहीं बन रहा है, रेलवे लाइनें बहुत धीरे धीरे बन रही हैं, हवाई अड्डा बन के तैयार है, चालू नहीं हो रहा है। तो आजमगढ़ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। यहाँ के लिए सरकार जैसे लग रहा है कि जानबूझ के कुछ काम ही नहीं कर रही है। ये बहुत गलत है। 4 लेन यहाँ से बनारस जो है पिछले 5 साल से बन नहीं पाई अभी तक। तो आजमगढ़ पे भी इनको ध्यान देना पड़ेगा, एक बजट देना पड़ेगा कि जो परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं उसको चालू किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे व्यवसायी जी हैं SK सत्यन जी, उन्होंने क्या बोला है। आशिर आफ्ताब शैली, पूर्व प्रदेश महासचिव कांग्रेस। आज जो बजट पेश हुआ है क्या है खास और क्या है नुकसान। बजट जिस तरह से बनाया गया है, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। और बजट का उद्देश्य ये होता है कि जनता कितनी लाभान्वित हो और जनता को कितना फायदा पहुंचे। जैसे जो हमारी गरीब जनता है, आज पिछले 5 महीने से क्या मैं समझता हूँ लगभग साल भर का समय जो हमारा लॉकडाउन को और कोरोना को लेकर के निकल गया, आज तराही जनता के बीच में है। महंगाई चरम सीमा पर है। किसी भी वस्तु या किसी भी प्रोडक्ट पे कोई कमांड मुझे सरकार का दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो बजट बनाया है सरकार ने, उस पर पुनः विचार करना चाहिए और विचार करके एक ऐसा बजट प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि हमारी जनता को समस्या ना हो किसी प्रकार की। कितना नुकसान हुआ है जी, नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। जो आज बजट पास हुआ है, बहुत ही अच्छा बजट पास हुआ है, जो कि महिलाओं के ही हित में पास हुआ है। उसमें फिर से जो उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई है, उससे महिलाओं को बहुत लाभ मिलना है। जैसे कुछ महिलाओं को उसके लिए लकड़ी बिनना पड़ता था, गोटा इकट्ठा करना पड़ता था। अब उज्ज्वला योजना जो प्रारंभ हुई है, उससे वो कठिनाई अब उस महिलाओं को नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें गैस का फायदा है, मेहनत भी कम लगना है और बहुत टाइम की बर्बादी नहीं होनी। इसलिए जो भी बजट पास हुआ है वो महिलाओं के हित में पास। मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो बजट पास हुआ है क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या कमी। आज का जो बजट पास हुआ है वो बहुत ही बैलेंसिंग बजट है और उन्होंने कोई विशेष छूट तो नहीं दिया, लेकिन कोई पेनाल्टी या कोई चार्ज या कोई अलग से टैक्स भी नहीं लगाया। जबकि कोरोना की वजह से पूरा देश, पूरी जनता त्राहि कर रही है। उन्होंने किसानों के लिए कुछ टैक्स लगाया है, वो भी केवल पेट्रोल और डीजल पर, जो सेस के रूप में है। और वो केवल जो पेट्रोल और डीजल के जो व्यापारी हैं उनको अपने प्रॉफिट से वह टैक्स उनको देना पड़ेगा। इससे आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मध्य वर्ग के लिए क्या इस बजट में खास हुआ है और क्या? मध्य वर्ग के लिए बिल्कुल सामान्य बजट है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। वैसे आप देखे होंगे कि सुबह जो उन्होंने सीतारमण जी ने
वित्त मंत्री ने पढ़ना शुरू किया अपना भाषण, तुरंत जो है सेंसेक्स आपका ऊपर चला गया, 1200 पॉइंट तुरंत ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि जो है आपका बजट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अर्थशास्त्री बड़े बड़े बैठे हैं वो इसका सब निर्णय तुरंत करते हैं। और 1200 जब बढ़ गया तो इसका मतलब है कि बजट बहुत अच्छा है, कहीं से किसी का कोई नुकसान नहीं है। अब जैसे जो हमारे परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, वो अपना स्पीच दे रहे थे, पुरानी गाड़ियों को जो है अब डिस्ट्रॉय किया जाएगा, नए गाड़ी ही उसके बदले बनेंगे, लोग लेंगे। इससे भी अर्थव्यवस्था जो टर्नओवर होगा उससे बहुत बड़ा लाभ होगा, सरकार को टैक्स भी मिलेगा। पुरानी गाड़ियों की वजह से जो प्रदूषण हो रहा था, 15 गुना प्रदूषण एक्स्ट्रा था, वो प्रदूषण भी आप वित्त मंत्री सीतारमण जी द्वारा 2021-22 का बजट पेश किया गया है, जो बजट बहुत ही अच्छा और हितकारी है, सभी जनता, पूरी जनता के हित में। आज उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें मुख्य रूप से उन्होंने 1 करोड़ परिवारों को फिर से उज्ज्वला योजना के तहत जोड़ने का प्रयास किया है, जो कि उन्होंने कहा है कि इस वर्ष फिर से उनको उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जाएगा। और उन्होंने कोविड-19 से भी संबंधित बहुत सी योजनाओं को बारे में जनता को बताया। स्वास्थ्य केंद्रों को और भी अधिक उच्चीकृत करने के लिए भी उन्होंने बजट रखा है। और उनके द्वारा जो टैक्स लगाए गए पेट्रोल और डीजल पे, वो भी जनता के हित में ही है और किसान भाइयों के भी हित में है, क्योंकि वो जो टैक्स लगाया गया है वो उस टैक्स का कोई भी नुकसान जनता या किसानों को नहीं है, वो किसानों के हित के लिए ही लगाया गया है और उस टैक्स की भरपाई पेट्रोल पंप मालिकों से ही की जाएगी। साथ ही साथ उनके द्वारा एक योजना ये भी लाई गई कि जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं जो 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उनको कोई भी रिटर्न दाखिल नहीं करना है। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए और आम जनता के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। उनके द्वारा जो भी बजट पेश किया गया, इसमें कहीं से भी जनता का कोई नुकसान नहीं है और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस बजट को हाथों हाथ लें और इस बजट का लाभ उठाएं। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल जी। मैं सागर शर्मा, कैमरामैन पितेश्वर के साथ आजमगढ़, I1 भारत। शुभम गंगवार, आप इस बजट से क्या उम्मीद किए हुए थे? ये जो बजट पेश किया है भाजपा सरकार ने, 21-22 का बजट आया है, इसमें मुझे लग रहा है ये महामारी के दौर में भाजपा सरकार को कुछ मध्यम वर्गीय परिवारों का भी ध्यान रखना चाहिए था। जैसे कि आयकर में इन्होंने कोई छूट नहीं दी, आयकर में इन्हें थोड़ा सा छूट देना चाहिए था, जिससे कि हमारी GDP, क्योंकि इनपुट और आउटपुट वाला मामला है कि जितना हम देंगे पब्लिक को, अगर ये सरकार जो है अगर इनपुट देगी उतना ही आउटपुट आएगा, हमारे मार्केट में पैसा बढ़ेगा, उससे सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड सप्लाई। तो जब सप्लाई बढ़ेगी तो हमारी GDP बढ़ेगी, जहाँ तक मुझे पता है। दूसरा ये कि कृषि बिल जो एग्रीकल्चर पे है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, अगर ये एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है और इनको अगर इनकी आय दोगुनी करनी है, तो उसके लिए क्या है कि इनको किसानों को जो बजट दिया था इन्होंने, इसमें इन्हें एक वो लेके आना चाहिए था कि किसानों को उनके लिए ऋण की एक व्यवस्था करनी चाहिए थी, जिससे कि वो अपनी फसल नए बीज लें और खाद और पानी की व्यवस्था करें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उपजाएंगे, वो मार्केट में आएगा, मंडियाँ समृद्ध होंगी और उससे GDP ग्रोथ करेगी। तो किसानों पे इन्होंने कब फोकस किया है? जी बिल्कुल। तो आप कितना नंबर दोगे सरकार को? सरकार को नंबर क्या, 10 आउट ऑफ 4 मैक्सिमम। हमारे साथ एक छात्र हैं, आप इस बजट में क्या उम्मीद लगाए थे? इस बजट से उम्मीद क्या लगाए हैं हम कि हमारा मानना है कि छात्रों के लिए ऐसे बजट पास किए जाए जिसमें कि जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरियां मिलें और सरकार कुछ भर्तियां निकाले जिसमें कि जो बेरोजगार भाई हमारे छात्र हैं तो उनको नौकरियां मिलें, ताकि ये बेरोजगार ना रहें, बेरोजगारी कम हो। सरकार ने एक किसानों के लिए जैसे स्कीम निकाली है बगैर ब्याज के ऋण का ऐलान किया, आप छात्रों के लिए क्या उसमें छात्रों को भी मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल मिलना चाहिए छात्रों को, और कुछ स्कीमें ऐसी भी मिलना चाहिए जो आजकल फीस पड़ रही है वो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, उसमें कुछ छूट मिलनी चाहिए, छात्रों को भी राहत मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये जो पेश किया सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, कितना बजट
किसी सरकार ने दिया, और हर विभाग जितना बजट ये भी सरकार ने दिया है, इतना बजट की सरकार न दिया न दे पाएगी। इससे मैं बहुत संतुष्ट है और देश की पब्लिक बहुत संतुष्ट है। इसकी हम दिल और जान से सराहना करते हैं। इसमें क्या उम्मीदें थी कि मान लो किसानों के लिए जो 75,000 करोड़ दिए गए हैं, इसको आप क्या ज़्यादा है या कम है? बहुत ज़्यादा है, सही है, और किसान संतुष्ट भी है। हेल्थ में हमारा 137% जो एक्स्ट्रा दिया गया है, इससे क्या कितने लोगों को ज़्यादा फायदा मिल सकता है? सबको फायदा है इसमें, और क्या फायदा, बहुत फायदा है। बजट लगभग संतुलित है, लेकिन आम और निम्न वर्ग के लिए जो है इसमें कोई खास नहीं किया गया है, क्योंकि जो पूंजीगत सेक्टर है उनमें तो जो है काफी सुधार किया है, लेकिन आम आदमी जो है, जो निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग है, उसके लिए इसमें कोई खास जो है इसलिए में चेंज नहीं किया। इस सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे इस बजट में? 75। तो आपने देखा कि 2021 के पेश हुए बजट पर लोगों की क्या राय थी। आप देख सकते हैं कि इस बार के बजट से कितने लोग संतुष्ट हैं और कितने लोग निराश हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है। ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार 2 बार माइनस में गई है, लेकिन ये ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ऐसा ही हुआ है। साल 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है जिस पर देश की नजर है। मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है। पेट्रोल डीजल पर लगाया गया कृषि सेस। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए का सेस लगाया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये सेस कंपनियों को देना होगा और आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा। बात करें टैक्स की, तो टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में मिडिल क्लास को बजट से पहले जितनी भी उम्मीदें थीं, वो वैसी की वैसी ही रह गई हैं। अगर बात करें मोबाइल उपकरणों की, तो मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसा ऐलान किया है कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। अब इसे 2.5% तक किया गया है। हालांकि कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सोना चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। 1 अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू हो रही है। अगर वापस टैक्स स्लैब पर आए, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया है कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं। ऐसे में हमें अपने टैक्स पेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए। सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया है। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। 75 साल से अधिक उम्र वालों को ITR नहीं भरना होगा। हालांकि ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि NRI लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती हैं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि स्टार्टअप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं राजकोषीय घाटे की बात कहें, तो उस पर वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि राजकोषीय घाटा को 6.8% तक रहने का अनुमान है। इसके लिए सरकार को 80,000 करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले 2 महीने में बाजार से लिया जाएगा। डिजिटल जनगणना और स्पेस मिशन का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS-51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा करेगा। आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। वहीं लेह लद्दाख में बात करें, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है।
सीतारमण ने बताया कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके। इसी में भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। कृषि फिशिंग सेक्टर के लिए ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया है कि 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा। वहीं प्रवासी मजदूरों की बात करें तो प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू की गई है। एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डेटा होगा। महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी। नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी। एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया गया है और बजट को बढ़ाया गया है। सरकार किसानों के लिए समर्पित बजट में निर्मला के ये कहते हुए हंगामा हुआ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है। निर्मला सीतारमण की ओर से यह कहा गया है कि यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खाते में पहुंचाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। इंश्योरेंस सेक्टर में बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को बढ़ावा दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया गया है कि अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक एफडीआई हो सकेगी। पहले यहां पर 49% तक की ही इजाजत थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए ऐलान किया है। इसके तहत करीब 1% कंपनियों को बिना किसी रोक टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी। निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि विनिवेश के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कई कंपनियों की प्रक्रिया इस साल पूरी हो जाएगी। उनका ये ऐलान है कि इसी वर्ष LIC के IPO को बाजार में लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसा ऐलान किया है कि उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को यह मदद दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी। बिजली क्षेत्र के लिए निर्मला के बड़ा ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बिजली क्षेत्र के लिए भी ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है। बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। शुरू में इसके लिए 1624 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकिल करने का काम किया जाएगा। वहीं रेलवे और मेट्रो के लिए बात करें तो इसके लिए वित्त मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 में तैयार हो गई है। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है। बंगाल समेत कई चुनावी राज्यों के लिए ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 1.03 लाख करोड़, इसी में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। केरल में भी 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने असम में अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया है। टेक्सटाइल पार्क के लिए एक बड़ा ऐलान है। वित्त मंत्री ने कहा है कि उनकी ओर से ये बताया गया है कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। वित्त मंत्री की ओर से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि DFI बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें 3 साल के ही अंदर 5 लाख करोड़ रुपए के उधारी प्रोजेक्ट्स होंगे।
बजट में ऐलान किया गया है कि रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट्स को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी। वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया। यह ऐलान पिछले बजट से 30% अधिक है। इससे अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को 2 लाख करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है। इसी के साथ ही सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। कोरोना काल में आए 5 मिनी बजट। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया है ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए की मदद जारी की गई है। ये सभी 5 मिनी बजट के समान है। वित्त मंत्री का बजट भाषण जो शुरू हुआ उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट को पेश कर रही थी और इस दौरान विपक्ष के सांसदों द्वारा लगातार नारेबाजी भी की जा रही थी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछला साल देश के लिए काफी मुश्किलों से भरा रहा। ऐसे समय में ये बजट ऐसे वक्त आ रहा है जब काफी संकट है। कोरोना काल के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गरीबों को गैस, राशन की व्यवस्था दी गई। मोदी कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में आम बजट को मंजूरी मिल गई है।